गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और उसमें अपने जो चैप्टर था वो था शक्ति, सत्ता और वैधता। देखो पिछला जो वीडियो था उसमें अपने बात की थी शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या होती है, शक्ति कितने प्रकार की होती है, शक्ति के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इनके ऊपर अपने पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपने बात करते हैं सत्ता की कि सत्ता क्या होती है। सत्ता यानी अथॉरिटी। सत्ता क्या है, अथॉरिटी क्या है। देखो सत्ता, वैसे आप लोग सब परिचित होंगे कि सत्ता किसे कहते हैं। अपनी सीधी भाषाएं बोल दे तो किसी का राज होना, वही क्या है, सत्ता है। अपने एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये कह सकते हैं कि जिसके द्वारा जनता के ऊपर राज किया जाता है वह क्या होती है, सत्ता होती है। लेकिन देखो अपने एक बुक के अकॉर्डिंग, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने बात करें, एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो देखो अपने सत्ता क्या होती है, इसको कैसे समझते हैं। देखो अपने कोई भी संगठन मान लो, कोई भी संगठन है या कोई समूह है या कोई व्यक्ति है या कोई नेता है या कोई अभिनेता है, कुछ भी मान लो, या अपने कोई पार्टी है, कोई भी XYZ, इनके गुणों से प्रभावित होकर आप इनकी बातों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। कोई भी व्यक्ति मान लो, कोई भी संगठन मान लो, कोई समूह मान लो, कोई संघ मान लो, कोई पार्टी मान लो, कोई नेता, अभिनेता, एक्टर, कुछ भी मान लो, आप अगर उनके गुणों से प्रभावित होकर आप उनकी बातों का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कहते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा आप करते हो, अर्थात उनको फॉलो आप कर रहे हो, तो उसे अपने क्या कहेंगे, सत्ता कहेंगे। भारत में जैसे मान लो अपने कल 2 अक्टूबर थी गांधी जयंती। गांधी जी ने जैसा भारतीयों को कहा, भारतीयों ने उस बात का क्या किया, पालन किया, गांधी जी की आज्ञा का पालन किया। या इंदिरा गांधी ने जैसा कहा वैसा भारतीयों ने किया, नेहरू जी ने जैसा कहा वैसा भारतीयों ने किया। या अपने ताज़ा उदाहरण की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी जो अपने देश के PM है, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि थाली बजाओ, फिर कहा था अपने मोमबत्ती जलाओ, दिए जलाओ, तो देशवासियों ने वैसा किया। क्यों? क्योंकि वह क्या है, सत्ता है। उनकी बातों का आप पालन कर रहे हो, वह क्या है, सत्ता है। आप पालन क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनके गुणों ने, उनके व्यवहार ने, उनके व्यक्तित्व ने आपको क्या किया है, प्रभावित किया है। तो जिनके गुणों से, जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हम उनकी आज्ञा का, उनकी बात का पालन करते हैं, वह क्या कहलाती है, सत्ता कहलाती है। देखो अपने परिभाषा के तौर पर अपने बात करें, ये तो हो गया सीधा सीधा अर्थ। ये जरूरी नहीं कि गुणों से प्रभावित होकर ही हो। हिटलर था, हिटलर में कोई गुण नहीं था। अंग्रेज थे, अंग्रेजों में कोई गुण नहीं था। उन्होंने भारतीयों को डरा के, धमका के भारतीय पर शासन किया था। उनकी बात का भी अपने क्या करते थे, पालन करते थे। तो वो भी अपने क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से सत्ता ही है। तो अब देखो अपने बात करते हैं एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की, एक परिभाषा अपने क्या दे सकते हैं। तो देखो सत्ता जो होती है ना, इसके साथ में हमेशा ध्यान रखना क्या जुड़ी होती है, वैधता जुड़ी होती है। देखो शक्ति, इस शक्ति के साथ में क्या जुड़ जाएगी, वैधता जुड़ जाएगी, तो वह क्या कहलाएगी, सत्ता कहलाएगी। अगर किसी व्यक्ति की शक्ति को जनता के द्वारा वैधानिकता, देखो वैधता मतलब क्या होता है, वैधानिकता या स्वीकृति या सहभागिता। अगर जनता की स्वीकृति मिल जाए, जनता की सहभागिता मिल जाए, जनता की उनको एक प्रकार से राय मिल जाए, जनता का साथ मिल जाए, तो वह क्या होती है, वैधता होती है। तो किसी व्यक्ति में शक्ति है और उसको क्या मिल गई, जनता के द्वारा वैधानिकता प्रदान की कर दी गई, जनता के द्वारा उसको एक प्रकार से स्वीकृति दे दी गई, जनता ने उसको सहयोग दे दिया, सहभागिता जनता की हो गई, तो वह किस में तब्दील हो जाएगी,
सत्ता में तब्दील हो जाएगी। और अपने चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या होता है, अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं और राजनीतिक दलों के पास में क्या होती है, शक्ति होती है, बड़े बड़े नेता होते हैं, सभी नेताओं के पास में क्या होता है, पावर होता है। लेकिन उस पावर को किस में तब्दील करने के लिए, सत्ता में तब्दील करने के लिए वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव में अगर जनता उनको वैधानिकता दे देती है, जनता उनका साथ दे देती है, जनता उनका सहयोग कर देती है, जनता उनको वैधता प्रदान कर देती है, तो उनकी शक्ति जो है वो किस में तब्दील हो जाएगी, सत्ता में तब्दील हो जाएगी। तो अपने कह सकते हैं कि शक्ति के साथ में जब वैधता जुड़ती है तो वह क्या कहलाती है, सत्ता कहलाती है। या दूसरी भाषा में अपने कह दें कि वैध शक्ति ही, मतलब वैधता प्राप्त शक्ति ही क्या है, सत्ता है। ये क्या है, अपने सत्ता की परिभाषा। ध्यान रखना, यहाँ पे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि शक्ति जो है वो सत्ता कब बनती है, जब उसके साथ में किसको ऐड कर दिया जाएगा, वैधता को जोड़ दिया जाएगा, तब वह सत्ता कहलाएगी। अब अपने बात करते हैं कुछ विचारक है जिन्होंने सत्ता की परिभाषा दी है। देखो यहाँ पे एक ही विचारक है जिसकी सबसे मेन परिभाषा है और कई बार पूछी हुई है। वह विचारक है अपने हेनरी फेयोल। हेनरी फियोल या हेनरी फेयोल भी इसको बोलते हैं। देखो इसने परिभाषा दी थी कि सत्ता जो है वो आदेश देने का अधिकार और उस आदेश का पालन करवाने की क्या है, शक्ति है। सत्ता क्या है, आदेश देने का अधिकार और उस आदेश का क्या, पालन करवाने की शक्ति है। यह परिभाषा कौन दे रहा है, हेनरी फियोल ने कहा था कि सत्ता जो है वो क्या होती है कि आप कोई भी आदेश दो और उस आदेश का आप क्या कराओ, शक्ति से पालन करवाओ। वह क्या है, हेनरी फियोल के अकॉर्डिंग सत्ता है। मतलब आपने आदेश दे दिया, जैसे मान लो आपने अपने कर्मचारी को आदेश दे दिया कि आपको ये काम करना है और कर्मचारी से आप वह काम करवा रहे हो या कर्मचारी आपका वह काम कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगी, सत्ता कहलाएगी। इसके अलावा देखो एक विचारक और हुए थे जिनका नाम था बोरस्टेड। इन्होंने भी सत्ता की एक परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। क्या है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का कैसा अधिकार है, संस्थात्मक। संस्थात्मक का मतलब हो गया कोई समूह है या संगठन या कोई गुट, अर्थात आपकी शक्ति जो है उस शक्ति का प्रयोग कोई संस्थात्मक या कोई संस्था या कोई संगठन कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगी, सत्ता कहलाएगी। किसने कहा था, रॉबर्ट बोरस्टेड ने। देखो यहाँ पर आपको ये परिभाषा हेनरी फियोल की जो परिभाषा है वो आपको याद रखनी है। सबसे मेन परिभाषा हेनरी फियोल की ही है। ये हो गई अपने क्या, सत्ता की परिभाषा, सत्ता का अर्थ। अब अपने बात करते हैं सत्ता पालन के आधार। सत्ता पालन के आधार। देखो सत्ता का पालन जो है वो किन आधारों पे किया जाता है। सत्ता पालन के आधार का मतलब हो गया कि सत्ता का पालन जो है वो लोग किन आधारों पे करते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो लोग देखते हैं और फिर उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनकी सत्ता का पालन करते हैं। तो देखो सत्ता पालन के आधारों की बात करें तो सबसे पहला जो आधार अपने आता है वो है विश्वास। देखो विश्वास, विश्वास क्या होता है,
देखो सीधी सी बात है, अभी अपने सत्ता की बात की थी कि आप किसी संगठन की, किसी व्यक्ति की, किसी समूह की, किसी गुट की, किसी नेता की बात को मान रहे हो तो वो सत्ता है। तो देखो विश्वास पहला आधार होता है, विश्वास, यही सबसे मेन चीज़ होती है। देखो किसी भी व्यक्ति की, मान लो कोई बड़ा अधिकारी है और उस अधिकारी की सत्ता का पालन जो है वो तभी होगा जब उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी है, उसके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को उसके प्रति क्या होगा, विश्वास होगा। मतलब अधीनस्थों का जब सत्ताधारी के प्रति विश्वास होगा तभी सत्ता का पालन किया जा सकता है। मतलब जो सत्ताधारी है, जो मेन व्यक्ति है, जैसे मान लो ये सत्ताधारी है, ये मेन आदमी हो गया, इसके नीचे काम करने वाले ये अधीनस्थ कर्मचारी है, ठीक है। अब ये कर्मचारी जो है वो सत्ता का पालन कब करेंगे, ये तभी करेंगे जब इनको किनके प्रति विश्वास होगा, सत्ताधारी के प्रति विश्वास होगा कि हाँ जो सत्ता का पालन करवा रहा है वह एक योग्य व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है, देश हित में, देश कल्याण में, लोगों की भलाई के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति है। ऐसा विश्वास जब लोगों को होगा, ऐसा विश्वास जब अधीनस्थों को होगा तभी सत्ता का पालन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और ध्यान रखना, जितना अधिक विश्वास होगा सत्ता का पालन भी उतना ही अधिक होगा। दूसरी बात करते हैं अपने, दूसरा आधार आता है एकरूपता। सत्ता पालन का दूसरा आधार है एकरूपता। एकरूपता किनमें, देखो जो अधीनस्थ और सत्ताधारी है उनके विचारों में, उनके आदर्शों में, उनके सिद्धांतों में क्या होगी, एकरूपता होनी चाहिए। मतलब उनकी जो मत है, उनके जो सिद्धांत है, उनके जो आदर्श है, उनकी जो बातें हैं, उनके जो कथन है, उनमें क्या होना चाहिए, आपसी समन्वय होनी चाहिए, उनकी एक ही राय होनी चाहिए, एक ही मत होना चाहिए। ये नहीं कि सत्ताधारी कह रहा है कि ऐसे करो और ये कह रहे नहीं ऐसे करो, इस प्रकार से उनके मध्य मनमुटाव नहीं होना चाहिए, उनमें अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिए, उनके विचारों में, उनके आदर्शों में एकरूपता होनी चाहिए, तभी आज्ञा पालन की स्थिति उत्पन्न होगी, अन्यथा सत्ता का पालन नहीं किया जा सकता। तो सत्ता पालन का दूसरा आधार क्या हो गया, एकरूपता। तीसरे आधार की बात करते हैं, वो है अपने लोकहित। देखो यह सत्ता पालन का अपने कहे तो सबसे महत्वपूर्ण आधार है। लोकहित का मतलब हो गया सत्ता का पालन तभी किया जाएगा जब सत्ताधारी के अंदर कैसी भावना होगी, लोक कल्याण की भावना होगी। सत्ताधारी जो है वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए, देश प्रेम के लिए, या अपने कह दे कि उन्नति के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। मतलब लोक कल्याण की भावना जो है वही अपने सत्ता पालन का क्या होती है, आधार होती है। देखो सीधी सी बात है, हम राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं। राज्य के द्वारा कई कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का हम पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वह कानून जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, हम लोगों की भलाई के लिए होते हैं। अरे जैसे मान लो कि ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसने कानून बना दिया कि बिना हेलमेट के 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है, ऐसा कानून बना दिया। या आपके पास में मान लो गाड़ी चला रहे और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो आपके 1000 रुपये का फाइन लगेगा। और अपने इन यातायात के नियमों का क्या करते हैं, पालन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये यातायात के नियम जो है वो किसके लिए है, लोकहित के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए है। तो यहाँ पे तीसरा आधार क्या है कि सत्ता का पालन तभी होगा जब सत्ता में किसकी भावना निहित होगी, लोक कल्याण की, लोगों की भलाई की, लोगों की सुरक्षा की भावना निहित होगी। इसका सीधा सा उदाहरण ये है कि हम राज्य द्वारा बनाए गए जितने भी कानून होते हैं उन कानूनों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वह कानून जो है हम लोगों की भलाई के लिए होते हैं। जैसे कि अपने यातायात के नियम, इनकम टैक्स या आयकर के नियम। तो तीसरा आधार हो गया अपने लोकहित, और चौथा जो आधार आता है वो आता है अपने दबाव।
ये उपरोक्त तीनों से अलग है। अलग ऐसे है, देखो विश्वास के आधार पर अपने सत्ता का पालन कर सकते हैं, एक रूपता के आधार पर भी कर सकते हैं, लोकहित के आधार पर भी कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन कई बार कैसी कंडीशन हो जाती है कि लोगों में विश्वास भी नहीं है सत्ताधारी के प्रति, एक रूपता भी नहीं है, वह लोकहित में कार्य भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी सत्ता का पालन कर रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? दबाव। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के प्रति हमारे मन में कोई विश्वास नहीं था। हाँ, अंग्रेजों ने लोकहित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने उनकी सत्ता का पालन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर क्या डाल रखा था? दबाव डाल रखा था, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रखा था। उस दबाव के कारण, उस डर के कारण हमने उनकी सत्ता का क्या किया? पालन किया। अपने जर्मनी का शासक हुआ था हिटलर, उसने वहाँ पर शासन किया था। हिटलर जो था वो एक प्रकार से कह दे तो वहाँ के लोगों में अप्रिय शासक था, क्रूर शासक था एक प्रकार से। तो उसकी भी सत्ता का लोगों ने पालन किया। उसका कारण क्या था? यही दबाव, यही डर की भावना, यही असुरक्षा की भावना। तो अपने जैसे अंग्रेज है, हिटलर वगैरह है, या अन्य जो भी तानाशाही शासक वगैरह है, मुगल वगैरह आए थे अपने, या अन्य जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने भी भारत की सत्ता संभाली थी, भारत पे शासन किया था, और हमने उनकी बातों का पालन भी किया, जिसका कारण यही था अपने दबाव। तो ये है अपने सत्ता पालन के 4 आधार। इन आधारों के ऊपर सत्ता का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। अब अपने बात करते हैं सत्ता के प्रकारों की। सत्ता के प्रकार या रूप। सत्ता के प्रकार या रूप। देखो, सत्ता के प्रकार या रूपों में एक विचारक आता है जिसका नाम है अपने मैक्स वेबर। इस मैक्स वेबर ने अपने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, सत्ता के 3 भाग बताए हैं, या सत्ता के 3 रूप बताए हैं। विचारक का नाम ध्यान रखना, मैक्स वेबर। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं, जिनमें से पहला प्रकार जो है वो क्या है? अपने परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता। देखो, परंपरागत सत्ता का मतलब क्या होता है? परंपरागत सत्ता को देखो समझाने के लिए अपने बात करते हैं। मुगलों के बारे में आपने सुना होगा कि भारत में मुगल आए थे। मुगलों में भारत में आने वाला पहला शासक बाबर था। बाबर का बेटा बाद में अपने हुमायूं, हुमायूं का बेटा अपने अकबर, अकबर का पुत्र अपने जहांगीर। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। इसका पिता ये, इसका पिता ये, इसका पिता ये। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था? एक वंश के अकॉर्डिंग, वंशानुगत इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। तो ये परंपरागत सत्ता जो है, इस परंपरागत सत्ता का जो आधार होता है ना, वो आधार क्या होता है? परंपरा और इतिहास होता है। परंपरा और इतिहास। देखो, इनके आधार ध्यान रख लेना कि परंपरागत सत्ता का प्रमुख आधार क्या है? परंपरा और इतिहास। परंपरागत सत्ता ये कहती है कि हमारे ऊपर सत्ता पालन का जो अधिकार है वो कैसा होना चाहिए? वंशानुगत होना चाहिए, परंपरागत होना चाहिए। जिन्होंने हमारे ऊपर सत्ता की है ना, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है, उन्हें ही हमारे ऊपर शासन करने का क्या है? अधिकार है। यह सत्ता कौन सी है? परंपरागत सत्ता है। मतलब जो हमारे ऊपर राज करते आए ना, वही हमारे ऊपर क्या करेंगे? राज करेंगे, वही हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो जो राज करते आए हैं, मतलब कैसी बात हो गई? इतिहास की पहले की बात हो गई, और वही हमारे ऊपर क्या करेंगे? राज करेंगे। मुगल हमारे ऊपर राज करते आए हैं, बाबर ने किया, फिर हुमायूं ने किया, फिर अकबर ने किया, फिर औरंगजेब ने किया। तो ये वंशानुगत एक प्रकार से क्या हो गई? परंपरा हो गई। तो इस सत्ता का जो आधार है वह क्या होती है? परंपरा या इतिहास होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, इस सत्ता में किसका अभाव होता है? बुद्धि का अभाव होता है। जो सत्ताधारी व्यक्ति होता है उसके पास में जरूरी नहीं कि बुद्धि हो ही। बाबर था, एक योग्य शासक था, लेकिन हुमायूं जो है वो कैसा शासक था? एक अयोग्य शासक था। एक इतिहासकार हुआ था जिसका नाम था लेनपुल।
इसने कहा था कि हुमायूं जो है वो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाने से ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसने कहा था? लेनपुल ने कहा था हुमायूं के बारे में। क्यों? क्योंकि यह एक अयोग्य शासक था, सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसमें बुद्धि का अभाव था, सारे जीवन भर इधर उधर ये भटकते ही रहा। शेरशाह के साथ में युद्ध किया, शेरशाह ने इसको हराकर भगा दिया। तो कहने का मतलब हो गया कि परंपरागत सत्ता में जरूरी नहीं कि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा हो, इनमें बुद्धि का क्या होता है, अभाव होता है। और यह सत्ता जो है वो किसके ऊपर आधारित होती है, वंशानुगत होती है, परंपरागत होती है। दूसरे सत्ता का प्रकार आता है अपने करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता क्या है? देखो करिश्माई सत्ता मतलब किसी करिश्मे से प्रभावित होकर, किसी गुण से प्रभावित होकर, किसी के चमत्कारों से प्रभावित होकर, किसी के गुणों से प्रभावित होकर आप उसकी सत्ता का, उसके आदेशों का, उसकी आज्ञा का क्या कर रहे हो, पालन कर रहे हो, वह सत्ता क्या कहलाएगी, करिश्माई सत्ता। तो देखो इसके ऊपर आधार पूछ ले इसमें, तो इसका आधार क्या हो गया, सत्ताधारी के गुण और चमत्कार। इनके आधार पर व्यक्ति जो है, व्यक्ति के गुणों को देखकर, व्यक्ति के करिश्मों को, उसके कार्यों को, उसके चमत्कारों को देखकर जो है वो व्यक्ति के द्वारा सत्ताधारी की आज्ञा का पालन किया जाता है, उसकी सत्ता का पालन किया जाता है। गांधी जी जिनकी अभी भी अपनी जयंती मनाते हैं, हालांकि उनको मरे हुए आज लगभग 70 साल हो गए, लेकिन फिर भी हम उनकी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इंदिरा गांधी को आज भी हम याद करते हैं, नेहरू को हम आज भी याद करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उनको हम आज भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके गुण, उनके चमत्कार, उनका एक कार्य करने का तरीका, उनकी करिश्माई प्रवृत्ति जो है वो ऐसी थी जिसके प्रति लोगों में एक प्रकार से क्या हो गया, उनके प्रति विश्वास हो गया कि हाँ ये जैसा कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो अपने सत्ता का दूसरा प्रकार हो गया कौन सा, करिश्माई सत्ता, जिसका आधार क्या होता है, गुण या चमत्कार। इसका ताज़ा अगर उदाहरण आप देखना चाहो तो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, आज जैसा मोदी जी कहते हैं वैसा ही देश के युवा कर रहे। देखो मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन युवा पीढ़ी जो है वो खास तौर से मोदी फैन है। क्यों है? क्योंकि मोदी जी का एक प्रकार से लोगों पे क्या पड़ा है, उनके गुणों का, उनके चमत्कार का लोगों के ऊपर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। एक करिश्मा इन्होंने किया है, इन्होंने ऐसे कार्य कर दिए जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुए। धारा 370 इन्होंने हटा दी, अयोध्या विवाद इन्होंने समाप्त कर दिया, राम मंदिर वहाँ पे बन रहा है, 3 तलाक का मुद्दा जो था, जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था, उनको इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि करिश्माई सत्ता जो होती है इसका आधार क्या होते हैं, गुण या चमत्कार होते हैं। तीसरी सत्ता आती है अपने कानूनी या तर्क संगत सत्ता। देखो कानूनी या तर्क संगत सत्ता का मतलब हो गया जो इसका आधार जो है वो क्या होता है, कानून के द्वारा या सरकार के द्वारा दिया गया क्या पद होता है। इसका आधार पद होता है, व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं है, व्यक्तित्व कैसा भी हो कोई लेन देन नहीं है। इसमें पद जो होता है उस पद के आधार पर सत्ता का क्या होता है, पालन करना होता है। जैसे मान लो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको आदेश दिया है कि आपको ऐसा करना है, तो हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति की बात नहीं मान रहे हैं, हम किसकी बात मान रहे हैं, पीएम पद की मान रहे हैं। हम इस पद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इस पद का सम्मान कर रहे हैं। अपने कक्षा में शिक्षक ने कह दिया, टीचर ने कह दिया कि आप पढ़ो या आप ये होमवर्क करो, तो आप उस व्यक्ति की बात न मान के आप किसकी पद की बात कर रहे हो, इस शिक्षक के पद की बात कर रहे हो। आप कलेक्टर है, कलेक्टर के पद की या कलेक्टर ने जैसा आपको कहा वैसा आप कर रहे हो, कलेक्टर ने जो आपको आदेश दिया उसकी आप क्या कर रहे हो, पालना कर रहे हो। तो ये सब क्या होता है, अपने कानूनी या इसको अपने दूसरी भाषा में कह सकते हैं तर्क संगत सत्ता। तो सत्ता की 3 प्रकार हो गए, अपने परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और तीसरी है कानूनी या तर्क संगत
सत्ता तीनों प्रकार किसने बताए हैं? मैक्स वेबर ने बताए हैं। पहली सत्ता का आधार है अपने परंपरा और इतिहास, दूसरी सत्ता का आधार है अपने गुण या चमत्कार, और तीसरी सत्ता का जो आधार होता है वो क्या होता है? कानूनी पद। ठीक है, ये हो गई अपनी सत्ता। अब अपने इस चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वैधता। हालांकि इसके ऊपर देखो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम पूछाते हैं, छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, आधे नंबर का, कि वैधता क्या होती है या वैधता और शक्ति में क्या संबंध होता है। इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो इसको भी एक बार थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। वैधता, देखो वैधता जो है इसकी उत्पत्ति अपने अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसको बोलते हैं अपने लेजिटिमस। वैधता शब्द की उत्पत्ति जो है वो अंग्रेजी भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है। लेजिटिमस, इस लेजिटिमस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? वैधता शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस लेजिटिमस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है लॉफुल, अर्थात अपने वैधानिकता या वैधानिक या वैधानिकता प्राप्त या जनता की स्वीकृति प्राप्त, वह क्या हो गई? वैधता हो गई। तो देखो वैधता का शाब्दिक अर्थ अपने क्या कह सकते हैं? वैधता का शाब्दिक अर्थ होता है वैधानिकता प्राप्त या जनता की सहभागिता या अपने कह दे स्वीकृति या अपने कह दें सहयोग। यही क्या होती है? अपने वैधता होती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि वैधता शब्द की उत्पत्ति जो है वो कौन से शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? लेजिटिमस। और लेजिटिमस शब्द का अर्थ होता है लॉफुल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वैधानिक। और वैधानिक तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं, वैधता का शाब्दिक अर्थ है वैधानिकता प्राप्त। अब देखो यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एग्जाम में कि वैधता के प्रमुख विचारक कौन कौन से हुए हैं। तो यहाँ पे 2-3 विचारक हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो हॉब्स है, एक जॉन लॉक है और एक रूसो है। ये वैधता के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। और देखो वैधता क्या हुई है? अभी अपने सत्ता की बात की थी, तो शक्ति और सत्ता, शक्ति और सत्ता, इन दोनों के बीच की कड़ी जो है वो क्या है? वैधता है। क्या है? शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी क्या है? वैधता है। या एक क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ था कि वैधता और शक्ति में क्या संबंध है? तो ध्यान रखना, वैधता और शक्ति जो है वो एक दूसरे की क्या है? पूरक है। वैधता और शक्ति एक दूसरे की क्या है? पूरक है। तो ये था अपने चैप्टर 2 शक्ति, सत्ता और वैधता। हालांकि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, मैं पॉलिटिकल की ऑनलाइन क्लासेस तो आपको ले ही रहा हूँ, साथ साथ में अगर जिस स्टूडेंट के किसी के हिस्ट्री है, इतिहास है, तो मेरे इतिहास के भी लगभग 40 वीडियो बनाए हुए हैं जो 12वीं कक्षा से ही संबंधित है। अगर आप देखना चाहो तो मेरा जो चैनल है MK हिस्ट्री क्लासेज, इसमें इस पे अपने आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक में तो पॉलिटिकल के वीडियो है और एक में हिस्ट्री के वीडियो है। तो अपने देखो पॉलिटिकल का लगभग अपने 80% सिलेबस अपने हो चुका है, 7 से 8 पार्ट अपने बाकी है, जो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस महीने के अंत तक अपने ये क्या हो जाए, एक प्रकार से कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।